What's the difference between 32-bit and 64-bit operating systems? Which one of them is faster? Which one of them should you choose? Are there more categories of operating systems? Greetings to all of you. आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में कि 32-बिट और 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या अंतर होता है। अब उससे पहले ना हमें कुछ टर्म्स कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने चाहिए। जो 64-बिट और 32-बिट में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है आपका सीपीयू रजिस्टर्स का, कि आपके सीपीयू में कितने रजिस्टर्स हैं, वो कितना ज़्यादा डेटा क्यू कर सकता है एक टाइम पे उसे कंप्यूट करने के लिए। तो जो 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो ज़्यादा डेटा क्यू कर सकते हैं एक टाइम पे प्रोसेस करने के लिए। जो दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि 32-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए आपके पास 32-बिट का प्रोसेसर होना चाहिए, और वहीं पे 64-बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने के लिए आपके पास 64-बिट का प्रोसेसर होना चाहिए। लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं होता कि आप 64-बिट के प्रोसेसर में सिर्फ 64-बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। आप 64-बिट के प्रोसेसर में 32-बिट का भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, लेकिन हम उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि उस प्रोसेसर में रजिस्टर्स ज़्यादा हैं तो हम उसमें कम कंप्यूटिंग वाला ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रोसेसर ही 32-बिट का होगा तो यानी कि उसमें ऑलरेडी रजिस्टर्स कम हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लैग करेंगे 64-बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए। अब बात करते हैं बिट क्या होता है। बिट आपका डेटा होल्ड करता है दो वैल्यूज़ में, 0 एंड 1, जो कि होते हैं आपके बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स में हमारे पास 0 एंड 1 दो ही वैल्यू होती हैं, इसलिए हम एक बिट में दो वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। वहीं पे हमारे पास अगर दो बिट हैं तो हम 0 एंड 1 के 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, और वहीं पे अगर हमारे पास 3 बिट्स हैं तो हम ऐसे 8 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ये होते हैं एक्सपोनेंशियल। आपके पास जितने ज़्यादा बिट्स होते जाएंगे उसकी जो वैल्यूज़ होंगे वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते जाएंगे, और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं 2 टू द पावर n। अगर आपके पास 1 बिट है यानी कि 2 टू द पावर 1, जिससे निकल के आती हैं 2 वैल्यूज़। अगर आपके पास 2 बिट हैं तो 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4 वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो, और अगर आपके पास 3 बिट्स हैं तो आप 2 टू दी पावर 3 से आप 8 वैल्यूज़ बना सकते हो, यानी कि आपके पास जितनी बिट हैं उससे उतनी ही ज़्यादा वैल्यूज़ बनती जाती हैं। अभी तो हम 1 2 3 बिट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसे एक लार्ज स्केल पे बात करेंगे जैसे कि 64 बिट, 32 बिट, 128 बिट, तो इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। Now coming back to the 32-bit and 64-bit operating systems, we can see that the benefits of a 64-bit processor architecture are mainly memory related. If you take two identical processors and make one 32-bit and the other 64-bit, the advantage of the 64-bit CPU is that it can address much more memory than the 32-bit CPU. हमारा जो 32-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कर सकता है 4 गीगाबाइट तक की मेमोरी एड्रेस। ये हमने कैसे कैलकुलेट करा? ये हमने कैलकुलेट करा 2 टू द पावर 32, ये जो बिट कैलकुलेशन होती है ना उसकी मदद से। उसके पास से हमारे पास ये वैल्यू आई जो कि 4 गीगाबाइट के बराबर होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम 64 बिट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 टू दी पावर 64 से हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू आ जाती है जितनी हम यूज़ ही नहीं कर सकते। हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटी ही नहीं है इस समय कि हम इतनी कंप्यूटेशनल मेमोरी का यूज़ करें, जो कि हमारी होती है 16 बिलियन गीगाबाइट्स। इतनी रैम की हमें इतनी स्टोरेज ही नहीं है हमारे पास, रैम तो बहुत दूर की बात हो गई। और एक दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें ना इतनी रैम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो नॉर्मल काम करने होते हैं। अगर आप कोई एक बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हो, लाइक आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हो, आप 3D रेंडरिंग कर रहे हो, तो आपके लिए 16 गीगाबाइट रैम इनफ होती है। और 16 गीगाबाइट और वहीं पे 16 बिलियन गीगाबाइट में बहुत अंतर होता है ज़मीन आसमान का। तो अब एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या हमारे पास इससे अलग भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं? हाँ, हमारे पास 8 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और हमारे पास 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, जो हम अब यूज़ नहीं करते। अगर आप लास्ट 15 ईयर्स या 10 ईयर्स में देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ हुआ है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है, और उसके बाद अभी लाइक 5-6 ईयर में जो सबसे मेजर अपग्रेड रहा है वो रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि अब बहुत कॉमनली अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले आपके जो मेजरली यूज़ होते थे वो होते थे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 4 गीगाबाइट की रैम तक को एड्रेस कर सकते थे। उस टाइम पर जो एप्लीकेशन
एप्लीकेशंस होती थी ना वो इतनी ही रैम रिक्वायर करती थी, इतना नहीं होता था कि उन्हें बहुत ज़्यादा रैम चाहिए। लेकिन आज के टाइम की जो एप्लीकेशन होती है ना उन्हें बहुत ज़्यादा रैम चाहिए, इसलिए 64 बिट पे अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था। लेकिन हमारे पास आज जितनी टेक्नोलॉजी है, अगर हम उतनी टेक्नोलॉजी से एक 32 बिट का प्रोसेसर बनाएंगे ना तो वो हमारे 64 बिट के प्रोसेसर से ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा, उससे फास्ट होगा। क्योंकि 64 बिट के प्रोसेसर में कैलकुलेशंस की क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ रजिस्टर ज़्यादा है, क्वांटिटी बढ़ जाती है कैलकुलेशंस की। अगर हम 32 बिट के प्रोसेसर की बात करें तो वहाँ पे जो क्वांटिटी होती है हमारी डिफरेंट कैलकुलेशंस की वो कम होती है, तो सीपीयू इतना टाइम नहीं लेता और बहुत इजीली इन सब चीज़ों को प्रोसेस कर लेता है। तो अगर आपका कुछ ऐसा काम है ना कि आपको 4 GB से ज़्यादा रैम चाहिए ही नहीं, तो 32 बिट इज़ बेस्ट फॉर यू। अब एक और मज़ेदार चीज़, हमारा जो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो हमारा 32 बिट की एप्लीकेशंस रन कर सकता है, लेकिन हमारा जो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा 64 बिट की एप्लीकेशंस रन नहीं कर सकता। ये हमें पता है क्यों नहीं कर सकता। अब एक कंडीशन आ जाती है, अगर आप 64 बिट की विंडोज़ में आप 32 बिट की एप्लीकेशन चला रहे हो तो वो सिर्फ 32 बिट वाली ही कंडीशंस फॉलो करेगी, यानी कि वो एप्लीकेशन सिर्फ 4 GB तक की मेमोरी को ही एड्रेस करेगी, वो उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मान लो आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में 16 GB रैम है और आप उसके बाद क्या कर रहे हो, उसमें एक 32 बिट की एप्लीकेशन डाल रहे हो, तो वो एप्लीकेशन अगर चाहेगी भी ना तब भी वो 4 GB से ज़्यादा रैम यूज़ नहीं कर पाएगी। अब अगर हम विंडोज़ में बात करें तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये आई कि सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ गए। आपके जितने भी ड्राइवर्स होते हैं आपके डिफरेंट डिवाइसेस के, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कंडीशन रख दी कि आपके सारे ड्राइवर्स डिजिटली साइंड होने चाहिए, तभी वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। इन केस आपका कोई भी ड्राइवर है जो आप इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो और वो डिजिटली साइंड नहीं है, और अगर वो उस चीज़ को बाईपास करने की कोशिश करेगा तो साथ ही साथ विंडो समझ जाएगी ये कोई मलेशियस एक्टिविटी करने वाली एप्लीकेशन है और वो उसे वहीं की वहीं ब्लॉक कर देगी। अब इसमें एक और जो अच्छी चीज़ आई वो आई पैच गार्ड। अब पैच गार्ड क्या होता है? पैच गार्ड आपको सिक्योरिटी देता है ओवर ड्राइवर्स एंड प्रोग्राम्स, जिनसे ये एबिलिटी छीन ली जाती है कि वो आपके कर्नल में कोई भी चेंज कर पाएंगे। अब कर्नल क्या होता है? कर्नल आपका एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। अगर आपको उसका एक्सेस मिल गया, डायरेक्ट एक्सेस, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। तो इसी तरीके से पैच गार्ड क्या करता है, उस भी एप्लीकेशन या ड्राइवर पे से वो कर्नल का एक्सेस छीन लेता है।